ठीक है, अपना रिकॉर्डिंग, ये सेशन अभी रिकॉर्ड हो रहा है, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। नाउ शेयर प्लेज, शेयर प्लेज, ठीक है, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेशन। तो शेयर प्लेज क्या है वो जान लेते हैं पहले, फिर हम जो नया नियम आया है वो जान लेते हैं, फिर वो हमारी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग को कैसे इम्पैक्ट करेगा वो जान लेते हैं। ठीक है, एक। दूसरा कि ये जो नोटिफिकेशन, ये जो इंस्ट्रक्शन, ये जो नया रूल सेबी की तरफ से आया है, उसमें डेली कुछ ना कुछ फीडबैक्स जो ब्रोकर की तरफ से आ रहे, जो इन्वेस्टर की तरफ से आ रहे, या जो भी सिस्टम हैंडल करते हैं, डिपॉजिटरीज हो गए या कस्टोडियंस हो गए, ये कस्टोडियन डिपॉजिटरी और ब्रोकर्स, और जो भी सिस्टम रिलेटेड जितने भी कंपनियां या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, उनमें ये शेयर प्लेस का जो नया नियम सेबी ने लागू किया है ना, उसके ऊपर फीडबैक्स और बाकी सब चीजों के ऊपर अभी विचार विमर्श चालू है। भले ये लागू हो गया है, फिर भी कुछ चीजों में थोड़ा सा अल्टरेशन हो सकता है, लेकिन 80% 70% जो एक्चुअली कंसेप्ट ऑफ न्यू रूल ऑफ शेयर प्लेजिंग, वो जो है मैं आपको समझा दूंगा। तो ये शायद हो सकता है कि सितंबर एंड तक फाइनल गाइडलाइंस इसके बारे में आ जाए, और फिर वो मतलब ये सारे फीडबैक्स की वजह से कुछ चीजें कम ज्यादा होगी, कुछ चीजों को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, ये वो करके, तो फाइनल हमें पूरा का पूरा गाइडलाइंस शेयर प्लेजिंग के बारे में सितंबर एंड तक शायद मिल सकता है। लेकिन आज के इस सेशन में हम जो भी अभी तक का जो इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली शेयर प्लेज, एंड नाउ जो सेबी का नया नियम शेयर प्लेज के बारे में आया वो क्या है। शेयर प्लेज को अगर मुझे समझना है तो मैं सिंपली बहुत जल्दी समझ पाऊंगा अगर मैं गोल्ड लोन को सामने रखूंगा। जो गोल्ड लोन क्या होता है कि मैं, मेरे पास कोई गोल्ड का एसेट होता है, कुछ कॉइन है, कुछ ज्वेलरी है, और अचानक से मुझे कोई नीड आ गया है, मुझे कोई जरूरत पड़ गई है पैसों की। उस टाइम पे मैं दो चीजें करता हूँ। एक, या तो वो जो मेरे पास गोल्ड है उसको बेच रहा हूँ, वो एक ऑप्शन मेरे पास है, या फिर अगर मुझे उसको बेचना नहीं है तो मैं उसको किसी बैंक में या किसी फाइनेंशियल कंपनी में जो गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है, या किसी ज्वेलर्स के पास उसको गिरवी रखता हूँ। तो जो गिरवी, ये जो वर्ड है ना, वही वो प्लेज बोला जाता है उसको, कि मतलब यहाँ पे ये गोल्ड है, ठीक है, वहां पे वो शेयर है। तो शेयर प्लेज मतलब मैं शेयर किसी के पास गिरवी रख रहा हूँ कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, और उस जो शेयर को मैंने जो गिरवी रखा है, उसके ऊपर जो भी वैल्यूएशन वो कंपनी या वो बैंक मुझे देगी, और उस वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे उसके ऊपर लोन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव होल्डिंग वर्थ ऑफ रुपीज 10 लाख रुपीज, मेरे पास 10 लाख रुपए के शेयर्स मेरे डिमेट अकाउंट में मेरे ओन पड़े हैं, जिसमें मैंने 1 रुपए का भी कोई भी मार्जिन या कोई भी डेबिट नहीं है मेरे लेजर में। और वो 10 लाख रुपए के शेयर्स मैंने मेरे ब्रोकर के पास या मेरे बैंक के पास या किसी के पास जो शेयर्स के अगेंस्ट मुझे लोन दे सकती है, उसके पास मैंने गिरवी रखा। तो वो मान लो 50% मुझे लोन दे सकती है, तो मुझे वो 5 लाख रुपए कैश देगी। या अगर वो ब्रोकर के पास मैंने रखा है तो मुझे 5 लाख रुपए का नया बाइंग करने के लिए एक मुझे मार्जिन या एक मुझे लिमिट देगा, जो मेरा हक का है, जो जिसको मैं यूज कर सकता हूँ। और मेरा वो जो मैंने एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए के शेयर्स लिए हैं, उसको ब्रोकर बेच नहीं सकता है आफ्टर प्लेजिंग द शेयर्स विद ब्रोकर। और आफ्टर प्लेजिंग द शेयर विद अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मुझे वो 5 लाख रुपए कैश मिलता है, जिसका मैं यूज कहीं पे भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो प्लेजिंग सेम एज लाइक लोन अगेंस्ट एनीथिंग, जो हम प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लेते हैं, या फिर जो गोल्ड के ऊपर लोन लेते हैं, या किसी दूसरे एसेट के ऊपर जो लोन लेते हैं, प्लेजिंग वही होता है। बट प्लेज का एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मीनिंग है कि जैसे हम कोई व्हीकल लेते हैं लोन पे, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर,
तो व्हीकल लेते वक्त अगर मैंने उसके ऊपर लोन लिया है किसी बैंक से या किसी इंस्टीट्यूशन से, तो जो आरसी बुक होता है ना, उसके ऊपर एचपी लिखा होता है, हाइपोथेटिकेशन करके होता है वो एचपी। एचपी का मतलब क्या है कि विदाउट इंटीमेटिंग, विदाउट अप्रूवल, विदाउट एनओसी of that particular institution or bank, I cannot transfer or sell that particular vehicle to anyone else। ठीक है। जब हम घर के अगेंस्ट कुछ लोन लेते हैं, तो जब हम बेचने जाते हैं तो हमें जिसके पास से हमने लोन लिया उसके पास से मुझे पूरा लोन चुकता करने के बाद जो एनओसी होता है, क्लियरेंस ऑफ जो लोन, होम लोन होता है, वो लेना पड़ेगा। एंड देन आफ्टर आई कैन सेल टू समवन एल्स, मैं उसको रजिस्ट्री उसके नाम से करा सकता हूँ जो नया बायर है। तो प्लेजिंग मतलब क्या, तो मुझे लोन लेने के लिए उस शेयर को उस पर्टिकुलर बंदे के पास या ब्रोकर के पास या उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गिरवी रखने पड़ेंगे, जिसमें मुझे ये प्लेजिंग का प्रोसेस करना पड़ेगा कि बॉस ये शेयर मैंने तुम्हारे पास गिरवी रखे हैं और वी आर द बोथ ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर। अगर मैं कोई जो लोन ले रहा हूँ शेयर के अगेंस्ट, वो अगर मैं चुकता नहीं कर पा रहा हूँ, उस केस में यू आर अलाउ टू सेल इट आउट, एंड जो मुझे लोन दिया है उस लोन के अमाउंट को आप रिकवर कर सकते हो इस शेयर को बेचकर। इवन आई एम द ओनर, यू कैन सेल इट आउट बिकॉज आप उसके ऊपर मुझे लोन दे रहे हो। तो मैं थोड़ा सा जो एक्सप्लेनेशन किया है उसके ऊपर एक आपके पास से एक फीडबैक लेना चाहूंगा कि वेदर यू गॉट क्लियर अबाउट अ स्मॉल कंसेप्ट ऑफ प्लेज और नॉट। जिनको नहीं समझ में आया प्लीज माइक ऑन करके बोल सकते हैं कि आई वांट टू नो अगेन इट। मैं इसको वापस से दोहराऊंगा मेरे दूसरे एक्सप्लेनेशन में। बट ये जो प्लेज का अर्थ मैंने बताया कि सेम एज लाइक लोन अगेंस्ट समथिंग, जो गोल्ड लोन या व्हीकल लोन का मैंने बताया, वो समझ में आया कि नहीं, मुझे वो खाली आपसे जानना है। तो प्लीज अगर माइक ऑन करके मुझे बता सके आप कि आपको नहीं समझा होगा। अगर समझ गए तो आपको माइक ऑन करने की जरूरत नहीं है। हॅलो. हाँ यस प्रबल जी। हा सर जी, मला समजलं हे तुम्ही सांगितलं ते, पण त्याच्यामध्ये एक डाऊट असा आहे ठीक है। की आपण आपण जर प्लेज केले शेअर आणि ठीक प्लेज है। केल्यानंतर जी अमाऊंट आपल्याला मिळेल ठीक ती है। आपण युटिलाइज करू शकतो ऍज अ कॅश सेगमेंट मध्ये शेअर्स बाय करायला. बरोबर। पण जर ते शेअर आपण गिरवी ठेवले तर त्याचे विकायचे हक्क आपल्याकडे असणार आहे का? ज्याच्याकडे आपण गिरवी ठेवले तो विकू शकतो? मस्त क्वेश्चन। ओके, एनी अदर? मी ह्याला फक्त नोटीस करतोय। हा. मी तुम्हाला या टॉपिक वरती क्लिअरन्स देतो जेव्हा तो पॉइंट येईल। ओके ओके, ठीक आहे सर, अजून ठीक. काही क्वेश्चन? नाही सर, नाही. नहीं ना? ओके। एनीवन एल्स? सबको क्लियर है आई थिंक? ठीक है। तो ये प्रफुल्ल जी ने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा, जो मुझे लगता है कि आप जितने भी लोग ज्वाइंट हुए हो, आपके सबके मन में वो क्वेश्चन आया होगा। ठीक है। ओके, नाउ अब शेयर प्लेजिंग क्या नया आया है मार्केट में? तो नहीं, बहुत पहले से शेयर प्लेजिंग है। बट उसका उपयोग जो कंपनी के ओनर या प्रमोटर होते थे वो अपने खुद के लिए वो करते थे, या जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो सिर्फ अपने खुद के लिए करते थे, जो भी उनको बड़ा अमाउंट लगता था तो वो हिसाब से अभी तक चले आ रहा था। ठीक है। और बहुत कम लोग इस शेयर प्लेजिंग से अवेयर थे। ये नया नहीं है, ये बहुत पुराना टाइप है, मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है कई सालों से। ठीक है। ओके, नाउ अब शेयर प्लेजिंग में होता क्या है कि आपको एक शेयर प्लेजिंग का फॉर्म भरना पड़ता है। कहाँ पे? अपने ब्रोकर के पास या आपके डीपी के पास। और उसमें मेंशन करना पड़ता है कि ये कंपनी इतना इतना क्वांटिटी मैं शेयर प्लेस करना चाहता हूँ। ठीक है। अगर आपका ब्रोकर या आप जिससे लोन ले रहे हो वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, तो पहले आपको ब्रोकर को कांटेक्ट करना पड़ेगा और ब्रोकर की तरफ से शेयर प्लेजिंग का जो फॉर्म होता है वो लेकर उसमें सारे डिटेल्स मेंशन करने पड़ेंगे। फिर आप जब ब्रोकर के पास उसको सबमिट करोगे तो ब्रोकर उसको भेजेगा डीमैट डिपार्टमेंट में। डीमैट डिपार्टमेंट में जो डीमैट अथॉरिटी होती है वो उसको शेयर को आपका सिग्नेचर चेक करने के बाद उसको
प्लेजिंग रिक्वेस्ट को अप्रूवल कर देगा, और जैसे ही अप्रूवल हो जाएगा वो शेयर्स आपके और जिसने जो आपको लोन देना चाहती है उस कंपनी के या उस बंदे के नाम से कॉमनली वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। मतलब अगर वो शेयर प्लेजिंग में है तो विदाउट इंटीमेटिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन और कंपनी और इंस्टीट्यूट या बैंक, यू कैनॉट सेल इट। बट कुछ कंडीशन में आप उसको सेल कर सकते हो, सब्जेक्ट टू कि वो सेल किया हुआ अमाउंट डायरेक्टली उस बैंक या उस कंपनी के पास आना चाहिए, जिससे कि वो लोन अपना क्लियर करके ले ले। तो प्रोसेस ऑफ प्लेजिंग द शेयर इज वेरी सिंपल। यू नीड टू टेक प्लेज फॉर्म, प्लेज रिक्वेस्ट फॉर्म फ्रॉम योर ब्रोकर और डीपी, और वो प्लेज रिक्वेस्ट फॉर्म आपको ही भरना होता है, जिसके पास वो डीमैट में शेयर्स है उसको ही भरना होता है, कोई और उसको नहीं भर सकता है। और वो भरकर आपके जिस भी डीमैट में वो शेयर्स है उस डीपी को आपको वो प्लेज रिक्वेस्ट फॉर्म भरकर सबमिट करना पड़ेगा। कुछ सर्टेन डेज है, लेट्स से कि 7 डेज या 10-15 डेज, उतने दिन में वो अप्रूवल का या डिसअप्रूवल का सिस्टम पूरा हो जाता है। और जैसे ही अप्रूवल मिल जाता है वो अप्रूवल का जो भी एक्नॉलेजमेंट होगा वो आपको जहां से आप लोन ले रहे हो वहां पे आपको सबमिट करके वो लोन सैंक्शन इमीडिएटली आपका हो सकता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ शेयर प्लेजिंग। ठीक है, ओके। तो अ, अब इस शेयर प्लेजिंग में होता क्या है, तो सीडीएसएल या एनएसडीएल जिस भी जगह पे आपका वो डिमेट अकाउंट है उस जगह पे आपका ये शेयर प्लेजिंग का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। मतलब वहां पे इंटीमेशन आ जाता है कि बॉस ये शेयर सिर्फ अकेले उस डिमेट अकाउंट होल्डर के ओनर के नाम पे नहीं है, तो इसके साथ साथ हाइपोथिकेशन हो गया है, कोई और इंस्टीट्यूशन है जिसने इसको लोन दिया है और उसके बदले वो शेयर प्लेज किए गए। तो दिस इज द स्मॉल प्रोसेस ऑफ शेयर प्लेजिंग। शेयर प्लेजिंग, एनीवन हैविंग क्वेश्चन? नहीं ना, कुछ आवाज आ रहा था इस वजह से मैं रुका। तो शेयर प्लेजिंग का प्रोसेस, हाँ हाँ प्रशांत जी। आय थिंक प्रशांत जी काहीतरी बोलायचा प्रयत्न करतायत पण त्यांचा व्हॉइस मला येत नाहीये। तो शेयर प्लेजिंग का प्रोसेस पहले कुछ सालों पहले सिर्फ ऑफलाइन था, मतलब फिजिकल रिक्वेस्ट आप दे सकते थे। अब दोनों टाइप से आप रिक्वेस्ट दे सकते हो, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। ठीक है, तो प्रोसेस थोड़ा-सा आपको समझ में आया? अब ऑनलाइन का जो प्रोसेस है ना, वो मैंने अभी तक नहीं बताया इंटेंशनली, क्योंकि वो हॅलो अभी धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा, तब मैं बताऊँगा। हाँ, प्लीज। हॅलो हाँ, प्लीज। हा सर, मी काय म्हणतो याच्यामध्ये आपण जर शेअर प्लेस केले हाँ, आणि त्याच्यामधून जो प्रॉफिट येतो तो फक्त त्या व्यक्तीला जातो किंवा त्या इन्स्टिट्यूशनला जातो का होल अमाऊंट होल प्राइस जी आपण प्लेस केली असते ती जाते? ओके. खूप छान क्वेश्चन आणि त्याचा आन्सर मी आता इमिजिएट देतो. कारण या टॉपिकमध्ये ती गोष्ट पहिले करणं खूप गरजेचं आहे. ओके. सेम ॲज लाइक गोल्ड लोन. सॉरी. हां, ठीक आहे. प्रफुल्लजीने खूप छान एक अजून एक क्वेश्चन विचारलाय. प्रफुल्लजी ने एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो शेयर प्लेज हम करते हैं, उसमें जब हाइपोथेटिकेशन अगर वो पर्टिकुलर कंपनी या पर्सन का उसपे लगता है, तो प्रॉफिट या लॉस किसको होता है? उस कंपनी को या उस बंदे को, या कैसे कैसे क्या? तो अब हम 2 सिचुएशन देख लेते हैं। प्रॉफिट और लॉस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। लेट्स से कि यू आर अ लेंडर। लेंडर मतलब क्या, आप लोन देते हो किसी को, और किसी ने आपके पास 10 लाख रुपए का शेयर रखा है और उसके अगेंस्ट में 5 लाख रुपया लिया है, मतलब 50% आपने उसको लोन दिया है। और उस 10 लाख रुपए के शेअर का व्हॅल्यू, प्रफुल्ल जी मला तुम्हाला तुमच्याकडनं आन्सर हवाय. म्हणजे सगळ्यांचं रिप्रेझेंट च्या हिशोबाने तुम्ही आन्सर करा. तर प्रॉफिट हम्म, समजा ते 10 लाख रुपए के अगेंस्ट में थे, उस 10 लाख रुपए के अगेंस्ट में आपने किसी को 5 लाख रुपया लोन दिया है। अब उस 10 लाख रुपए हम्म, के शेयर्स का प्लेजिंग हो गया, उसके बाद ही आपने उसको लोन दिया। लेकिन उस 10 लाख रुपए के हम्म, शेयर्स का वैल्यू अभी हो गया 15 लाख, वैल्यू आई एम सेइंग। ओके. तो एज अ लेंडर, लोन देने वाला साहूकार के भूमिके में, मतलब उस हिसाब से
आपको कुछ नुकसान है? नहीं, अब तक तो नहीं। नहीं, क्योंकि उसका वैल्यू उल्टा बढ़ा है, तो आपको नुकसान नहीं, उल्टा फायदा यस। ही है। ठीक है, यस। तो उस केस में आप कोई भी एक्शन नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि जो जो वैल्यू उन्होंने आपके पास प्लेस किया है, जो वैल्यू के शेयर्स प्लेस किए हैं, जो आपने लोन दिया है उसके सामने बहुत ज्यादा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर ऐसा हुआ, उस शेयर्स का टोटल वैल्यू अगर 5 लाख आ गया, तो लॉस मुझे भी और उनको भी लॉस है, दोनों को लॉस है। हाँ, इस केस में मैं अभी आपको बताता हूँ। जब प्रॉफिट रहता है तो स्टॉक मार्केट में साला प्रॉफिट होता है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम वहां पे शुरू होता है जहां पे लॉस होना शुरू होता है। ठीक है, ओके। तो इस केस में क्या होगा? लेंडर कभी भी किसी और ने लिया हुआ रिस्क या लॉस कभी भी बियर नहीं करता है, ना करेगा इन फ्यूचर ऑल्सो। बरोबर? जिसने लोन दिया है वो क्यों लॉस बियर करे यार? जिसने रिस्क लिया है वो लॉस बियर करेगा। बरोबर है? तो एज अ लेंडर, एज अ लोन प्रोवाइडर, वो इंस्टीट्यूशन क्या करेगा कि जितना भी उन्होंने लोन लिया है, उस लोन के वैल्यू तक आने तक वो रुकेगा नहीं। वो क्या करेगा? 60%, फॉर एग्जाम्पल प्रफुल्ल जी के केस में पकड़ते हैं, तो 50% उन्होंने लोन दिए, मतलब 5 लाख रुपए लोन दिए। अब जब भी वो 6 लाख रुपए वैल्यू रहेगा उस बंदे का जिसको उन्होंने लोन दिया है, उस टाइम पे वो 6 का 5 लाख का टोटल शेयर्स बेच देंगे। बट बेचने से पहले वो लोन लेने वाले को बोलेंगे, भाई मेरे, तूने जो 10 लाख रुपए का मेरे पास शेयर रखा है, उसका वैल्यू अभी डाउन हो गया है, मतलब जितना मैंने लोन दिया है उसी के नजदीक आ गया है। या तो तू ऊपर का जो 40% डाउनफॉल हुआ है, 4 लाख जो डाउनफॉल हुआ है, वो अमाउंट तो मुझे दे दे, तो मतलब मैं फिर तुम्हारे शेयर को बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा। या फिर अगर वो 5 लाख के करीब आता है तो मैं मेरा पैसा बेचकर वसूल करूंगा। ऐसा वो उनको बोलते हैं। तो दिस इज ये जो 40% डाउनफॉल हुआ है, दिस इज कॉल्ड मार्जिन। तो जिसने लोन लिया है ना, वो क्या करेगा? अगर वो शेयर प्राइस या शेयर वैल्यू या टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू अगर नीचे आता है, तो वो जिसने लोन लिया है उसको हर दिन इंटीमेट करेगा कि बॉस तेरा अभी 5% नीचे आया। वो 40% नीचे आने तक वेट नहीं करेगा बैंक या इंस्टीट्यूशन। वो क्या बोलेगा? अभी 5% नीचे आया, चल मार्जिन भर। अभी 10% नीचे आया, चल मार्जिन भर। मतलब उस लोन को जिंदा रखने के लिए उस लोन लेने वाले को, मतलब जिसने शेयर प्लेज किया है, जिसके नाम पे वो शेयर है, उसको डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या फोर्टनाइटली बेसिस पे उस मार्जिन को, अगर वो शॉर्टफॉल हो जाता है, तो उसको भरना है। मतलब लेंडर को कोई लॉस नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है। अगर वो शेयर 10 लाख का कल को 25 लाख भी हो गया ना, तो लेंडर को 1 रुपया प्रॉफिट नहीं है। लेंडर का खाली एक ही लुकआउट है कि जो 5 लाख रुपया उसने दिया है बोरोर को जो दिया है, उससे जो इंटरेस्ट है वही लेंडर का लुकआउट है, बाकी कोई लुकआउट नहीं। अच्छा, इंटरेस्ट और रिस्क, ये दो ही चीज लेंडर संभालेगा, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस बोथ बियर विल बी जो बोरोवर है उसको। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका रहेगा। यस सर, यस सर। ठीक है, तो कुछ और लोग होंगे जिनको कुछ और क्वेश्चन पूछना होगा छोटा सा। अगर वो इमीडिएट क्लियर करने के पॉसिबल होगा तो मैं इमीडिएट क्लियर करूंगा, अदरवाइज वो टॉपिक जैसे जैसे क्लियर होते जाएगा मैं उस क्वेश्चन को उस टाइम पे ले लूंगा, जैसे प्रफुल्ल जी ने थोड़ी देर पहले पूछा था। एनीवन एल्स प्लीज? नो? सर विशाल आहे. हाँ प्लीज विशाल जी. सर जी आता आपण लोन घेतलं फॉर एक्झाम्पल पेज वरती, ठीक त्याचा है, इंटरेस्ट अगोदरच आपल्याला माहिती पडेल ना की 9% 10% द्यावा एग्जैक्टली लागेल एग्जैक्टली। पहले पहले आपका जब भी प्लेज, मतलब सॉरी, लोन लेने का जब भी मन होता है, तो किसी भी ओके इंस्टीट्यूशन या ब्रोकर के पास आप लोन ले सकते हो। और जब भी आप लोन ले रहे हो उस शेयर के अगेंस्ट, या मार्जिन ले रहे हो उस शेयर के अगेंस्ट, तो जो आपका लोन अमाउंट है अच्छा या मार्जिन अमाउंट है उसके ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ये हर इंस्टीट्यूशन और बैंक को या ब्रोकर को कंपल्सरी है क्लाइंट को पहले इन्फॉर्म करना। ओके ओके. एनीवन? ते इट मीन्स की डिफरंट डिफरंट लेंडरला डिफरंट डिफरंट इंटरेस्ट असेल ना, का हो असं सकता, कॉमन असतो? नहीं 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 नहीं, पॉसिबल हो सकता है कि उन्होंने एक ब्रैकेट दिया हुआ है, उस ब्रैकेट में जिसको जो जैसा लगे। सॉरी, एचडीएफसी में 10.5% है, ओके ओके एंजल ब्रोकिंग में 18% है।
और ऐसा डिफरेंट हो सकता है, बट मैक्सिमम one can charge 18%, not more than that. Okay. Okay. Thank you, sir. Welcome, sir. हॅलो Yes. सर मी काय म्हणतो, आपण जसं मी एकदा मागे ऐकलं होतं, शेअर्स मध्ये आपण काही मार्जिन घेऊ शकतो, म्हणजे 10% पैसे म्हणजे 100 रुपये असतील बरोबर तर काही 80 रुपये वर घेऊ शकतो. बरोबर. तर हाच प्रकार तो आहे का ते प्रकार वेगळा आहे तो? नाही, तो प्रकार कम्प्लीटली वेगळा आहे, पण तो प्रकार आता या शेयर हाँ। प्लेजिंग मध्ये वो जो अभी प्रफुल्ल जी पूछ रहे हैं, वो चीज अभी शेयर प्लेजिंग में लागू होने जा रही है। तो उसी का ये मतलब मार्जिन सिस्टम और शेयर प्लेजिंग हाँ। अभी दोनों एक कर दिए हैं नए रूल के हिसाब से। तो वो अच्छा। एग्जैक्टली क्या है वो अभी हम समझेंगे। तो कैन ओके ओके, आई गो पर मतलब मैं आगे बढ़ सकता हूँ? यस सर, यस सर, ठीक है, ओके। तो थैंक यू सर। अब हाँ, यस, थैंक यू। तो शेयर प्लेजिंग मैंने क्लियर कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस किसको बेयर करना है वो भी क्लियर कर दिया, जो बोरोवर को बेयर करना है। जो नॉर्मल अलग-अलग किसी भी तरह के लोन के ऊपर बोरोवर को ही बेयर करना पड़ता है, ठीक है? ओके। अब नया जो रूल आया है, नया जो नियम आया है वो एग्ज़ैक्टली क्या है? नया जो रूल आया है, नया जो नियम आया है वो ये है कि अच्छा, ओके, सॉरी, मैं इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन को 2 मिनट रुकाता हूँ और 2 मिनट में आपको थोड़ा-सा डेरिवेटिव मार्केट के बारे में, मार्जिन का जो सिस्टम है, वो क्लियर करता हूँ, तब जाकर आपको ज़्यादा जल्दी ये शेयर प्लेजिंग का जो नया रूल है, वो समझ में आएगा। तो डेरिवेटिव मार्केट जिन-जिनको क्लियर है, उनको ये पता होगा कि अगर मैं डेरिवेटिव मार्केट में, फ्यूचर सेगमेंट में अगर कोई ट्रेड करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ता है? तो अगर मान लो एचसीएल टेक का एक लॉट है, उसका साइज है 1000 का, क्वांटिटी का, ठीक है? और एचसीएल टेक का प्राइस है 1000 रुपीज CMP, ठीक है? तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना हुआ? 10 लाख, हाँ। बरोबर? अब डेरिवेटिव मार्केट में क्या होता है, जिनको डेरिवेटिव मार्केट नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा मैं 2 लाइन से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये होता है कि अगर वो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 10 लाख का है, तो आपको डेरिवेटिव मार्केट में पूरा पैसा देने की जरूरत नहीं। रीजन कि डेरिवेटिव मार्केट एक्चुअल नहीं है, वो वर्चुअल है, मतलब वो नकली ट्रेड होता है, बट हम एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड करते हैं तो वो उसको ऑथेंटिकेशन मिल जाता है। तो मतलब यू आर बाइंग एट पर्टिकुलर प्राइस, यू आर सेलिंग एट पर्टिकुलर प्राइस, सेम एज लाइक आप जैसे रेंट पे रूम लेते हो, वैसा वो एक टेम्पररी बेसिस पे किया हुआ ट्रेड रहता है। इस वजह से एक्सचेंज उसके ऊपर टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू नहीं मांगता है। नो नीड टू पे टू एक्सचेंज। क्यों? क्योंकि वो रियल ट्रेड नहीं होता है ना, खाली आप ट्रेडिंग के लिए उसको यूज करते हो, 4-5 दिन के बाद, 30 दिन के बाद उसको स्क्वायर ऑफ कर देते हो। तो एक्सचेंज बोलते हैं कि बस इसको तो तुम बेचने ही वाले हो ना, तो क्यों मुझे टोटल अमाउंट दे रहे हो? अगर तुम्हें टोटल अमाउंट ही देना है तो कैश सेगमेंट है, डेरिवेटिव में ट्रेड करने की जरूरत नहीं। तो डेरिवेटिव में हम ट्रेड इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पे हमें बहुत कम अमाउंट में, मतलब हमें सिर्फ एक्सचेंज को मान लो 20% मार्जिन हमें पे करना है, तो मुझे खाली 2 लाख रुपया पे करके डेरिवेटिव में मुझे क्या मिलता है? एक लॉट एचसीएल टेक का बाय करने के लिए मिलता है। सॉरी, बाय या शॉर्ट सेल करने के लिए मिलता है। तो ये कंसेप्ट क्लियर है? जिसको नहीं है प्लीज माइक ऑन करके मुझे बताएं। आई थिंक सबको क्लियर है, ठीक है, ओके। तो ये डेरिवेटिव मार्केट में ऐसा होता है कि एक लॉट के ऊपर टोटल अमाउंट जो लगता है वो हमें पे नहीं करना होता है। एक्सचेंज क्या करता है, 10%, 20% या 30% मार्जिन मांगता है, और वो मार्जिन ही हमें पे करना है। जब भी हम उसको स्क्वायर ऑफ करेंगे, मान लो मैंने 1000 पे लिया और स्क्वायर ऑफ किया मैंने अराउंड 1010 पे, तो मेरा ये 2 लाख रुपए जो है ना, उसको हम डिपॉजिट बोलते हैं। मार्जिन मतलब डिपॉजिट। ये 2 लाख रुपए मुझे मेरा वापस मिल जाता है प्रॉफिट के साथ। अगर मैंने उसको लॉस में बेचा तो मेरा लॉस डिडक्ट करके
रिमेनिंग अमाउंट 1,90,000 या 1,00,000 व्हाटएवर 80,000 मुझे वापस मिल जाता है। तो दिस इज अ कंसेप्ट अबाउट डेरिवेटिव मार्केट। ये डेरिवेटिव मार्केट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो शेयर प्लेजिंग का हम समझने जा रहे हैं उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, डेरिवेटिव मार्केट का फ्यूचर सेगमेंट का मार्जिन सिस्टम। ठीक है, ओके। नाउ अब हम एक्चुअल वो जो नया रूल आया है वो अभी समझेंगे ये समझने के बाद। अब नया रूल क्या है, सेबी ने बोला है भाई मेरे अब तुम्हें इन कैश सेगमेंट ऑल्सो, ठीक है। मतलब सेबी क्या बोल रही है कि यू नीड टू गिव मार्जिन इन कैश सेगमेंट ऑल्सो, ठीक है, ओके। ये एक। दूसरा, यू आर नॉट अलाउड टू बाय विथ ब्रोकर्स मनी। मतलब जो अभी ब्रोकर आपको आज तक पैसा देता था कि भाई मेरे तू ले 1,00,000 रुपए है ना, चल 5,00,000 का माल ले, मैं संभाल लूंगा, क्या संभालना है वो, तो आपको वो मिल जाता था और उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह की पेनल्टी या कुछ नहीं लगता था। खाली वो 4,00,000 जो आपने ऊपर का डेबिट क्रिएट किया है उसके ऊपर ब्रोकर एक पर्टिकुलर परसेंटेज के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता था, ठीक है। तो वो अभी ब्रोकर नहीं कर सकता है नए रूल के हिसाब से। आपको ये दो नियम मालूम पड़े, नो यू नीड टू गिव मार्जिन इन कैश सेगमेंट ऑल्सो, ये शायद आपको नहीं समझ में आएगा, वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। बट ये दूसरा नियम आपको समझना बहुत जरूरी है। ये समझ में आया दूसरा वाला नियम? जिसको नहीं समझ में आया प्लीज पूछो। जिन्होंने अभी तक ट्रेडिंग नहीं की है कैश सेगमेंट में उनका क्वेश्चन शायद मैं वेलकम नहीं करूंगा। रीजन इज कि उनको उस बारे में थोड़ा सा, वो थोड़ा नहीं बहुत कुछ अभी समझना सीखना बाकी है। हाँ, जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो लोग काफी टाइम हुआ कुछ प्रैक्टिस ट्रेडिंग या कुछ भी कर रहे हैं, उनकी तरफ से मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा अगर उनको ये नहीं समझ में आया सेकंड वाला रूल तो। यू आर नॉट अलाउड टू बाय विद ब्रोकर्स मनी, इसका मतलब ये है कि आज तक जो भी विदाउट एमटीएफ, एक एमटीएफ करके प्रोडक्ट है एंजल ब्रोकिंग का, विदाउट एमटीएफ जो आप बाई करते थे जिसमें ब्रोकर आपको कोई भी तकलीफ नहीं देता था, अगर आप पर्टिकुलर परसेंटेज तक हो तो आप वो बाई कर सकते थे। लेकिन अभी ये नियम लागू होने के बाद आप एक दिन के लिए भी ब्रोकर की तरफ से जो मार्जिन मिलता है उस मार्जिन का यूज करके कैश सेगमेंट में भी कोई भी स्टॉक बाय नहीं कर सकते हो, ठीक है, ओके। अब मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो लोगों को डेरिवेटिव का कंसेप्ट क्लियर है उनको। तो मान लो मैंने डेरिवेटिव में कोई ट्रेड लिया और एचसीएल टेक्नोलॉजी का वो ट्रेड है और मुझे 2,00,000 रुपए एक्सचेंज को पे करने, और किसी कारणवश एक्सेल टेक्नोलॉजी नीचे आया और मेरा अभी जो डिपॉजिट है वो 1,50,000 है, मतलब 50,000 मेरा शॉर्टफॉल है। उस केस में मुझे डेली बेसिस पे कुछ तो एक चार्ज लगता है, वो क्या है? प्लीज माइक ऑन करके आंसर कीजिए। आई थिंक समवन इज गिविंग आंसर बट मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। अगर आप चैट से भी बता पाओ तो भी चलेगा।
अगर मैं डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड कर रहा हूँ और टोटल जो डिपॉजिट रिक्वायर्ड है वो अगर मेरे पास नहीं है, उस केस में मुझे कोई चार्ज या कोई पेनल्टी लगती है, वो क्या है? किसी को भी नहीं पता? एनीवेज, हॅलो हाँ यस, हाँ सर प्रोफेसर, ते हा डे टू डे काहीतरी चार्जेस लागतात मला लक्षात येत नाहीये त्याला करेक्ट है, काहीतरी म्हणतात करेक्ट है. ते त्याला अं, पेनल्टी ऑन शॉर्टफॉल असं म्हटलं जातं, हा पेनल्टी बोललं जातं. हा पेनल्टी पेनल्टी बरोबर. राईट राईट बरोबर कॅरी फॉरवर्ड काहीतरी होतं ना ते करेक्ट. डेरिवेटिव सेगमेंट में अगर आपका डिपॉजिट जितना मेंटेन करना चाहिए, आपने जो एक्शन ने बोला है उतना अगर मेंटेन नहीं होगा, नहीं रहेगा, मेंटेन नहीं रहेगा, तो आपको जितना भी आपका शॉर्टफॉल है उस डिपॉजिट में, उस अमाउंट के ऊपर पहले दिन 1%, दूसरे दिन 1%, तीसरे दिन 3% और फिर चौथे दिन से 5-5% पेनल्टी लगते रहता है, जब तक कि आपका ये जो मार्जिन, रिक्वायर्ड मार्जिन है जो एक्शन ने मांगा है, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, तब तक वो आपको पेनल्टी हर दिन 5-5% लगते रहता है. तो उस केस में आप क्या करते हो? या तो जितना शॉर्टफॉल है उतना भर देते हो, एक्सचेंज को दे देते हो पैसा, या तो आप उस लॉट को स्क्वायर ऑफ कर देते हो. नहीं तो ये 5-5% डेली अगर पेनल्टी लग गया शॉर्टफॉल के ऊपर, तो वो परवड़ेगा ही नहीं, उसका कॉस्ट वैल्यू बढ़ जाएगा. अभी आपको समझ में आया कि डेरिवेटिव में जब भी आप ट्रेड करते हो फ्यूचर सेगमेंट में, तो जितना भी आपका पेनल्टी शॉर्टफॉल रहता है, वो शॉर्टफॉल के ऊपर आपको डेली के डेली उस शॉर्टफॉल के अमाउंट के ऊपर परसेंटेज ऑफ पेनल्टी लगता है, जो स्टार्ट होता है 1 एंड मैक्सिमम इज 5% पर डे. तो अगर आप कैश सेगमेंट में ट्रेड करते थे, तो उस केस में ये रूल के पहले सालों साल कोई भी पेनल्टी चार्ज नहीं कर सकते किया जाता था, क्योंकि ये कैश सेगमेंट था. बट सेम टू सेम एफएनओ सेगमेंट में जो डेली बेसिस पे जितना भी अमाउंट शॉर्टफॉल होता था, उसके ऊपर जो पेनल्टी लगती थी फ्यूचर सेगमेंट में, उसी तरह का पेनल्टी अभी कैश सेगमेंट में भी लागू हो रहा है. मैं एग्जांपल देकर बताना चाहूंगा कि मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए है और मैंने 2 लाख रुपए के रिलायंस के शेयर लिए. ठीक है, तो 1 लाख रुपए मेरा डेबिट खड़ा हो गया. तो जो 1 लाख रुपए मैंने डेबिट बनाया है, उस 1 लाख रुपए के ऊपर मुझे पेनल्टी लगेगी कैश सेगमेंट में भी, जो पहले नहीं लगते थे. ओके. अब इस सिचुएशन में क्या कि मैंने आज लिया और कल बेच दिया. मैंने 2 लाख के रिलायंस के शेयर लिए 1 लाख रुपए देकर, और मैंने कल बेच दिए. तो उस केस में भी मुझे पेनल्टी भरनी पड़ेगी. समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया सेकंड रूल? पहले क्या होता था कि सर एक डाउट हाँ, सर, अगर हम लोग फ्यूचर सेगमेंट में एनआरएमएल में लेते हैं कोई एनआरआई अगर स्टॉक, सेगमेंट, एनआरआई कैटेगरी में. नहीं 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 एनआरएमएल अगर हम लोग को कैरी फॉरवर्ड करना है वही स्टॉक, मतलब सिर्फ इंट्राडे के लिए नहीं रखना है, तो ठीक है, एक्सपायरी तक के लिए लेते हैं ना, ठीक तो है. वो हर एक दिन का मार्जिन अलग रहता है ना ब्रोकर के हिसाब से, जब तक एक्सपायरी डेट क्लोज आता है तो मार्जिन बढ़ते जाता है ना, नहीं, तो मार्जिन नहीं. मार्जिन परसेंटेज से कांस्टेंट रहता है, बट जो हाँ. प्राइस नीचे गिरता है, तो वो प्राइस के हिसाब से वो मार्जिन अमाउंट बढ़ते जाता है. ओके 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 बाकी मार्जिन परसेंटेज 1 तारीख को भी उतना ही रहता है, 10 तारीख को भी उतना रहता है, 20 तारीख को भी उतना रहता है, 30 तारीख को भी उतना ही रहता है. परसेंटेज इज कांस्टेंट, ओके सर. बट जो डाउनफॉल है स्टॉक का, उस हिसाब से वो अमाउंट डिफर करता है, कम या ज्यादा हो सकता है. ओके Any other ओके. question? नो सर. Okay, someone else? सर अनिकेत बोलतोय. हाँ अनिकेत. सर हे जो आता रिलायन्स वाला जो तुम्ही जे हाँ एक्झाम्पल दिलं ते जरा एकदा रिपीट करा प्लीज. ठीक है, मैं रिलायंस का एग्जांपल वापस एक बार रिपीट करता हूँ कि मेरे पास, मैं रूल के पहले के दिन का बताता हूँ कि मेरे पास 1 लाख रुपए रहते थे और मैं 2 लाख रुपए के शेयर लेता था. उस केस में ब्रोकर कोई प्रॉब्लम नहीं करता था, ब्रोकर कुछ भी नहीं बोलता था, क्योंकि ऐसा कोई रूल था ही नहीं. तो मैं 1 लाख रुपए के अगेंस्ट में 2 लाख रुपए के शेयर ले सकता था, जिसके ऊपर मुझे 1 पैसे का कोई भी पेनल्टी या कुछ भी नहीं भरना है.
मैं फ्रीडमली एकदम बिंदास बाय सेल BTST या 4-5 दिन में रखकर उसको बेच देता था। बट अभी एक्सचेंज ने क्या किया है, कैश सेगमेंट में भी डेरिवेटिव की तरह एक्स्ट्रा मार्जिन देना बंद कर दिया है। अगर आपको मार्जिन चाहिए तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, जितना भी शॉर्टफॉल रहेगा उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए के ऊपर अगेंस्ट में मैं 2 लाख रुपए का बाइंग कर रहा हूँ, तो जो मैं 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा का बाई कर रहा हूँ उसके ऊपर मुझे चार्जेस पे करना पड़ेगा, क्योंकि कैश सेगमेंट में भी मार्जिन स्टार्ट हो गया है। तो मतलब आपको जो ब्रोकर की तरफ से मार्जिन मिलता था ना, वो बंद हो गया है। इनडायरेक्टली मुझे ये बोलना है, अभी सारा कुछ रिकॉर्ड में आएगा एक्सचेंज के, जैसा डेरिवेटिव में आता है, और एक्सचेंज डिसाइड करेगा कि जितना भी शॉर्टफॉल है उसके ऊपर पेनल्टी कितना चार्ज करना है, और वो पेनल्टी ब्रोकर को लगाएगा एक्सचेंज, और ब्रोकर फिर आपके अकाउंट में से डेबिट कर लेगा वो पेनल्टी, अगर आपका एक दिन भी कैश सेगमेंट में डेबिट है तो। ठीक है, तो मान लो मैंने रिलायंस लिया 2 लाख का, आज लिया कल बेचा, तो आपको एक दिन का पेनल्टी ब्रोकर को पे करना पड़ेगा, जो एक्सचेंज चार्ज करती है ब्रोकर को। जो अब तक चल रहा था एकदम बिंदास, कैश सेगमेंट में जितना पैसा है उसके डबल पैसे का स्टॉक आप बाय कर सकते थे। अभी आपको जितना पैसा है उतना ही पैसे का स्टॉक बाय करने का अलाउड है। अगर उससे ज्यादा का बाय करते हो तो आपके ऊपर जितना भी ज्यादा का अमाउंट का आप बाय कर रहे हो उसके ऊपर आपको पेनल्टी लगेगा, सेम एज फ्यूचर सेगमेंट की तरह। अभी और थोड़ा क्लियर हो गया? यस सर। ओके, तो मतलब सेबी इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि बॉस कैश सेगमेंट में अभी किसी भी तरह का आपको एक्स्ट्रा बाइंग का फैसिलिटी जो ब्रोकर प्रोवाइड करता था वो नहीं मिलेगा। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी क्लियर नाउ। अब फिर ये शेयर प्लेजिंग का जो अभी मैसेज आ रहा है वो क्या है फिर? ठीक है, ओके। अब आपको शायद सब मतलब मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा कि कार्वी ने कुछ गए साल में कुछ ऐसा प्रॉब्लम किया था, या ऐसा कुछ उसमें फ्रॉड हुआ था कि इन्वेस्टर के डीमेट अकाउंट में जो शेयर्स है ना, जिनको प्लेज करके उन्होंने कुछ अमाउंट बाहर के इंस्टीट्यूशन से लिए थे, जिसका यूज उन्होंने कंस्ट्रक्शन मतलब प्रॉपर्टी बिजनेस में किया, और वहां पे उनको लॉस होने की वजह से जो उन्होंने इन्वेस्टर के इंटीमेशन के बिना उन शेयरों के ऊपर जो इन्वेस्टर के डीमेट अकाउंट में थे उसके ऊपर उन्होंने लोन लेकर अपना कामकाज चलाया, जो किसी को कानो कान पता नहीं चला। और जब उनको लॉस हुआ उस प्रॉपर्टी बिजनेस में, तब जाकर सबको पता चला कि इन्होंने ये ऐसा ऐसा किया था। अदरवाइज वो नहीं होता, बिकॉज उन्होंने अगर उनको लॉस नहीं होता, उनको प्रॉफिट होता या उनका ऑन एन एवरेज वैसा ही रहता, तो वो चुपचाप से जैसा शेयर है वैसा अनप्लेज करके वापस इन्वेस्टर के डीमेट अकाउंट में रख दे सकते थे, ऐसा। तो अभी ये जो नया नियम बना है वो शायद उसी को मद्देनजर रखते हुए सेबी ने बनाया। तो अब इस केस में क्या होगा? इस केस में 100% अपफ्रंट मार्जिन, उसको बोलते हैं 100% अपफ्रंट मार्जिन। मतलब क्या है इसका मतलब? कि जितना पैसा है उतने का ही बाइंग का आपको अलाउड होगा। ठीक है, ओके। अगर आप किसी भी अदर फैसिलिटीज को अवेल नहीं करते हो तो, इफ यू आर नॉट प्ले फैसिलिटी, ठीक है, ओके। अब प्लेजिंग फैसिलिटी मतलब शेयर प्लेज में आपके केस में क्या होगा, जो प्रफुल्ल जी ने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पूछा था, तो आपको ये बता देता हूँ कि सर अगर मैं प्लेजिंग फैसिलिटी नहीं लेता हूं तो मुझे तो किसी भी तरह का एक्स्ट्रा बाइंग का फैसिलिटी मिलेगा ही नहीं। तो मुझे अगर एक्स्ट्रा बाइंग करनी है 1 लाख के ऊपर 1 लाख का, या 1 लाख के ऊपर 2 लाख का अगर शेयर बाई करना है, तो मुझे तो जबरदस्ती प्लेजिंग करना पड़ेगा शेयर को।
तो उसका आंसर है यस, आपको प्लेजिंग करना ही पड़ेगा। अगर आपको एक्स्ट्रा बाइंग करनी है, आपके पास जो पैसा है उससे ज्यादा अगर बाइंग करनी है, तो आपको प्लेजिंग फैसिलिटी लेनी ही पड़ेगी। नो एनी ऑप्शन। अगर आपको प्लेजिंग नहीं करना है शेयर्स को, तो जितना आपके पास पैसा है उतने पैसे का ही शेयर लीजिए। समझ में आया आपको जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ अभी आपको? यस सर। वेरी गुड, ठीक है। अब तो शेयर अगर मैंने जबरदस्ती प्लेज किया, जो इस रूल में मुझे करना ही पड़ेगा अगर मुझे एक्स्ट्रा बाइंग करना है तो, और मैंने प्लेज किया और वो ब्रोकर ने उसका गलत इस्तेमाल किया और ब्रोकर भाग गया, ब्रोकर ने कुछ गलत इस्तेमाल किया, वो बैंक करप्ट हो गया या कुछ भी हो गया, तो साला मेरा तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना एज ए इन्वेस्टर। ये क्वेश्चन तो आपके सबके मन में है, और प्रफुल्ल जी ने भी एक क्वेश्चन इसके बारे में पूछा था, तो मैं इसका आंसर दे देता हूँ। शेयर प्लेजिंग का जो बहुत पहले सिस्टम था ना, वो थोड़ा सा अभी इस नए रूल के हिसाब से थोड़ा सा चेंज कर दिया है। वो चेंज मतलब ऐसा है, थोड़ा सा अल्टरेशन उसमें कर दिया है। वो ये कि जब भी शेयर प्लेज होगा, उसका एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया जाएगा ब्रोकर की तरफ से। ठीक है, मान लो मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि मेरे पास 10 लाख रुपए के शेयर है और मेरे अकाउंट में, मेरे लेजर में 1 रुपए का भी बैलेंस नहीं है जिससे कि मैं एक्स्ट्रा शेयर बाय कर सकूं। तो मैं क्या करूंगा, ब्रोकर से मार्जिन लेने की कोशिश करूंगा। ब्रोकर बोलेगा भाई मेरे कैश सेगमेंट में अभी मार्जिन बंद कर दिए गए हैं, तो अगर तुम्हें मार्जिन चाहिए, एक्स्ट्रा स्टॉक बाय करने हैं, तो यू नीड टू प्लेज योर शेयर विथ माय नेम, मतलब ब्रोकर के नाम से आपको प्लेज करना पड़ेगा शेयर्स को। ठीक है, ओके। तो अगर मैं उन 10 लाख रुपए के शेयर्स को प्लेज करता हूं ब्रोकर के नाम से, तो क्या होगा? तो ऐसे होगा कि सीडीएसएल के पास या एनएसडीएल के पास ये रिकॉर्ड चला जाएगा कि बिकॉज ऑफ मार्जिन अमाउंट ये शेयर्स प्लेज किए गए हैं, ठीक है, विद इस ब्रोकर के नाम के ऊपर। तो ये पर्पस जब भी हम प्लेस करते हैं ना, तो वहां पे पर्पस मेंशन करना पड़ता है। तो ये पर्पस क्या होगा? मार्जिन के लिए। तो ब्रोकर उसी कंडीशन में उसको हाथ लगा सकेगा जिस कंडीशन में उसने जो मार्जिन अमाउंट इन्वेस्टर को या ट्रेडर को या डिमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट होल्डर को दिया है, वो अगर रिस्क में आ जाए तो ही वो उस प्लेज जो किए हुए शेयर है उसको हाथ लगा सकता है, अदरवाइज वो हाथ नहीं लगा सकता है। तो वो जिस पर्पस के लिए प्लेज किया होगा, वो कंडीशन अगर रिस्क में आ गई, तो ही जिसको भी हमने, ब्रोकर को या बैंक को, जिसको भी हमने प्लेज किया है, उसको अथॉरिटी होगा कि वो प्लेज किए शेयर्स को बेचकर अपना जो लोन अमाउंट है या मार्जिन अमाउंट है उसको वसूल कर सकता है। ये क्लियर हो गया आपको? मतलब इवन यू हैव प्लेज योर शेयर विद समवन एल्स, वो प्लेज किए हुए शेयर्स को बिना आपके इंटीमेशन के या बिना आपके मतलब आपका वो अकाउंट रिस्क में आने के, वो उसको किसी भी चीज के लिए, ना बेचने के लिए, ना लोन लेने के लिए, ना किसी भी चीज के लिए, ना अपना खुद का एसेट दिखाने के लिए, किसी भी चीज के लिए वो उसको यूज नहीं कर सकता है। तो समझ में आया प्रफुल्ल जी? यस सर, यस ओके, सर। ओके, वेरी गुड। अब एक विचारायचं होतं सर, हाँ, प्लीज प्लीज। ते रिझन तुम्ही म्हटला त्याच्यामध्ये आपण मार्जिन टाकायचं, त्याच्या व्यतिरिक्त अजून कुठले कुठले ऑप्शन्स असतात त्याच्यामध्ये? शॉर्ट मध्ये विचारतो. लोन असतं, हा, म्हणजे प्युअर लोन, म्हणजे त्याच्यामध्ये तुम्हाला कॅश लोन मिळतं, पण ते ब्रोकर कडनं लोन मिळू शकत नाही। जर तेच लोन तुम्हाला हवं असेल अच्छा. कॅश लोन, तर तुम्हाला ते बँकेकडे हा, किंवा ज्याला आरबीआयने अलाउड केलंय त्यांच्याकडेच तुम्हाला ते ठेवलं. अच्छा. त्याला लोन अगेन्स्ट शेअर ओके ओके. बोलतात. LAS असं अच्छा. त्याचं फुल फॉर्म आहे। ओके ओके ओके. ठीक है सर, ठीक. ठीक है, ओके। थैंक यू सर. नाउ हाँ, ओके. वेलकम। अब ये कैश सेगमेंट में है ना, एक छोटा सा सेबी ने पता नहीं क्यों एक छोटा सा ये गलती की है। वो गलती ये है कि मान लो ऐसा हुआ कि आपने 1 लाख रुपए के शेयर्स आपके डिमेट अकाउंट में है और आपने वो बेचे, ठीक है। वेरी केयरफुली इस चीज को मैं जो अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको सुनो, क्योंकि ये आपको इम्पैक्ट करने वाला है अगर ये रूल, ये जो पॉइंट है वो सेबी ने अल्टर नहीं किया तो, और वो हमें सबको फॉलो करना ही पड़ेगा अगर इसको चेंज नहीं किया तो। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ कि कैश सेगमेंट में 100% अपफ्रंट मार्जिन, मतलब 0% मार्जिन ऐसा
है, मतलब उसमें आपको टोटल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक सिचुएशन बोल रहा था अभी जस्ट, वो वापस रिपीट करता हूँ कि लेट्स से आई डोंट हैव एनी अमाउंट इन माय लेजर माय अकाउंट, और मेरे पास 1 लाख रुपए के रिलायंस के शेयर है जिसको मैं बेचना चाहता हूँ। वो बेचने का रीजन ये है कि मुझे टीसीएस के 1 लाख रुपए के शेयर लेने हैं, ठीक है। अर्लियर ये रूल आने से पहले क्या था कि आप जो जितने भी वैल्यू के शेयर बेच रहे हो उतने वैल्यू के शेयर अगर आप बाई कर रहे हो तो उससे कोई किसी को कोई तकलीफ नहीं होती थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता था, वो ऑटोमेटिक सेटलमेंट होता था। 2-3 दिन में ये गया वो आया, वो सब हो जाता था और ब्रोकर को भी कोई टेंशन नहीं होता था। बट आफ्टर दिस रूल होने क्या वाला है कि अगर आप वो शेयर बेचते हो और टीसीएस के उसी दिन शेयर बाय करते हो जिसमें आपने किसी भी तरह का लोन नहीं लिया है ब्रोकर की तरफ से, फिर भी आपको 2 दिन का पेनल्टी भरना पड़ेगा, या फिर जो आप टीसीएस के शेयर ले रहे हो, सॉरी, उसका पूरा अमाउंट आपको पहले ही दिन ब्रोकर को देना पड़ेगा। आई एम रिपीटिंग कि 1 लाख रुपए बेचने का और 1 लाख रुपए लेने का उस कंडीशन में भी आपको पेनल्टी 2 दिन का भरना पड़ेगा अगर आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए जो आपने नया बाइंग किया है उसके लिए पैसा नहीं है तो। आप बोलोगे यार ये क्या चीज है यार, ये तो नाइंसाफी है, करेक्ट है, बट ये लागू होने वाला है। रीजन क्या है इस चीज का, ये रूल का रीजन क्या है, कोई बता पाएगा? अगर कोई बताएगा तो मेरी तरफ से गिफ्ट। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है जिसमें अगर हमने प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के ऊपर स्टडी किया हेलो होगा तो हम इसका आंसर दे सकते हैं। हॅलो हाँ यस, हॅलो हाँ यस, हा सर, मी काय म्हणतोय ते असं आहे की आपण आज जरी शेअर्स समजा विकत घेतले हाँ तरी ते डीमॅट अकाउंट मध्ये असतात आणि डीमॅट अकाउंट नंतर मग डिपॉझिटरी मधून जाऊन ते आपल्याला आपल्या डीमॅट अकाउंट मध्ये शो होतात. हाँ म्हणजे ट्रान्झॅक्शन त्याच दिवशी होत नाही ज्या दिवशी आपण विकले की त्या दिवशी लगेच अकाउंटला येत नाहीत ते. एग्जैक्टली, उसको बोलते हैं पे इन और पे आउट। मतलब जब भी येस हम कोई शेयर बेचते हैं, जब भी हम शेयर बेचते हैं तो वो शेयर का टोटल अमाउंट हमें इमीडिएट उसी दिन नहीं मिलता है, हमें मतलब ब्रोकर को, हमें उसका पता ही नहीं चलता क्योंकि वो सब हम नहीं करते ना, वो तो ब्रोकर करता है सब कुछ सेटलमेंट, क्योंकि पीओए उसके पास रहता है, पावर ऑफ अटर्नी, ठीक है। तो अब जब भी हम शेयर्स बेचते हैं तो उसका पैसा इमीडिएट नहीं मिलता है ब्रोकर को या एक्सचेंज को, और आप आपने बाय तो इमीडिएट किया है तो वो तो वैल्यू इमीडिएट आपके शाम को लेजर में डिस्प्ले होगा। तो पैसा आपका मंडे को बेचने के बाद पैसा आपका बुधवार को आने वाला है, इस वजह से आपको मंडे और ट्यूसडे 2 दिन का पेनल्टी भरना पड़ेगा। अभी क्लियर हुआ? येस सर. ठीक है। अभी अगर आपको ये पेनल्टी नहीं भरना है या कम भरना है, या जो मार्जिन फैसिलिटी है ना, उस केस में आपको किसी भी तरह का खुद को तकलीफ नहीं होने देना है। जो पहले से ट्रेडिंग आपका चालू था उसी तरह से आपको ट्रेडिंग करना है। इवन इफ यू आर नॉट यूजिंग ब्रोकर्स अमाउंट ऑल्सो, तो क्या करना पड़ेगा अगर मुझे ये पेनल्टी नहीं भरनी है, या मुझे मेरे पास जितना पैसा है उससे ज्यादा का स्टॉक बाय करना है और बीटीएसटी में बेचना है या 3-4 दिन में बेचना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो सेबी क्या बोलती है, अगर आपको पेनल्टी ये मार्जिन का फैसिलिटी चाहिए, अगर आपको पेनल्टी ना लगे या कम लगे, उस केस में वो पेनल्टी का शायद मुझे लगता है कि जो अभी मैंने एग्जांपल दिया वो शायद सेबी उसको अल्टर कर सकती है, मुझे ऐसा लगता है। वो बाकी अभी सेबी जाने कि वो करती है कि नहीं करती है। बट ऐसा अगर नहीं चाहिए होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इवन यू डोंट नीड मार्जिन फैसिलिटी, यू टेक प्लेजिंग ऑफ शेयर्स। आप ये प्लेजिंग ऑफ शेयर्स का फैसिलिटी ले लो। उससे होगा क्या कि मान लो ऐसा हुआ कि मेरे पास 10 लाख रुपए के शेयर्स है और पूरे के पूरे 10 लाख रुपए के शेयर्स मैंने ब्रोकर के पास प्लेज करने के लिए रखे हैं। द रीजन बिहाइंड प्लेजिंग इज मार्जिन। तो मैंने ब्रोकर के पास प्लेज करके रखे, तो जो मैं 10 सेकंड में, विद इन 10 सेकंड और 1 मिनट और मैक्सिमम 2 मिनट, आई कैन प्लेस दैट शेयर विद ब्रोकर। बहुत ही इजीएस्ट प्रोसेस है जिसका मैं वीडियो आज शाम तक आपको शेयर कर दूंगा। मोबाइल पे आपके शेयर्स प्लेज कैसे करने हैं उसका वीडियो, बहुत ही इजीएस्ट प्रोसेस है। तो अगर आपने वो
मैंने मान लो 10 लाख रुपए का जो एग्जांपल है उसको कंटिन्यू करता हूँ। 10 लाख रुपए के मेरे पास शेयर है, मुझे प्लेजिंग करना है, मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं चाहिए ब्रोकर की तरफ से, फिर भी जो पेनल्टी का जो फैक्टर है ना वो मुझे बचाना है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा मुझे कि मैं 10 लाख रुपए के शेयर्स ब्रोकर के पास प्लेज कर सकता हूँ, जिसमें मैं मेरे अकाउंट में लॉगिन कर कर प्लेजिंग ऑफ शेयर्स के ऑप्शन में जाकर वहां पे जो जो शेयर मुझे प्लेज करना है उसको टिक मार्क करके नीचे एक जो बटन है कि कंटिन्यू का बटन, प्लेजिंग ऑफ शेयर्स का कंटिन्यू का बटन मैं क्लिक करूंगा तो उसका एक पेज आगे बढ़ेगा, उसमें आएगा मुझे ब्रोकर के पास से ओटीपी। ठीक है, फिर मुझे एक और ओटीपी आएगा मेल पे या एसएमएस पे सीडीएसएल की तरफ से कि सीडीएसएल इसको प्लेज का प्रोसेस को पूरा करता है। तो मुझे सीडीएसएल के ओटीपी को भी उस पर्टिकुलर सीडीएसएल के साइट के ऊपर या लिंक के ऊपर मुझे डालना पड़ेगा। मतलब डबल ऑथेंटिकेशन हो गया कि क्लाइंट खुद लॉगिन कर रहे हैं, क्लाइंट ब्रोकर को बोल रहा है कि मुझे ये शेयर आपके नाम पे प्लेस करना है, ब्रोकर का ओटीपी आया, फिर ब्रोकर का ओटीपी आने के बाद वापस वो साइट सीडीएसएल के ऊपर जाता है, वो लिंक सीडीएसएल के ऊपर जाता है और सीडीएसएल के लिंक के ऊपर आप ऑथेंटिकेट कर रहे हो, सीडीएसएल को बोल रहे हो कि बॉस सीडीएसएल मैंने एंजल ब्रोकिंग को या किसी भी ब्रोकर को ये मेरे शेयर खुद होकर प्लेजिंग के लिए रिक्वेस्ट दिया है। जो सीडीएसएल बोलता है कि बॉस ठीक है आप ही बोल रहे हो इनको प्लेज करना है इनके नाम पे, तो मैं करवा देता हूँ। तो सीडीएसएल का ओटीपी आपने डाला तो उसके बाद वो पूरा प्रोसेस हो जाता है और दूसरे दिन से आप अपने होल्डिंग के ऊपर जो मार्जिन लेना चाहते हो वो मार्जिन अवेल कर सकते हो। ये थोड़ा प्रोसेस आपको समझ में आया मैंने जो बताया? जिनको नहीं समझ आया प्लीज माइक ऑन कर। हॅलो हाँ येस। सर मी एक विचारतोय, मला हे प्रोसिजर समजली, पण त्याच्यामध्ये समजा मी 100 रुपयाचे शेअर्स घेतले असतील ओके आणि ते मी विकले आणि हाँ विकल्यानंतर माझ्या अकाउंट मध्ये यायला पैसे 2 दिवस लागणार, बरोबर बरोबर? तर मग त्याच्या 2 दिवस यायच्या आधी मला ती पेनल्टी वाचवायची आहे, ते पर्सेंटेज जे लागतात ते वाचवायचे आहेत. हाँ त्याकरता मी प्लेजिंग करणार, पण प्लेजिंग बरोबर करताना मला माझ्या अकाउंट मध्ये पैसे येणार 100 रुपये परत घ्यायला. बरोबर म्हणजे ते 100 रुपये मी त्या 100 रुपयाने आलेले 100 रुपयाने मी शेअर्स घेतले, हाँ तर परत जे माझे सेल केलेले शेअर्स जे असतील ते 2 दिवसांनी पैसे येणार आहेत, ते बरोबर ऑटोमॅटिक ऍडजस्ट होतात का ते कसं होतात? हाँ मस्त क्वेश्चन। ते ऑटोमॅटिक ऍडजस्ट होतात जर अच्छा तुम्ही अच्छा. प्लेस केलेले ओके. आहे शेअर्स आणि ऑलरेडी मार्जिन ब्रोकर कडनं प्लेजिंग ऑफ शेअर्सने घेतलेले आहेत तर ते ऑटोमॅटिक ऍडजस्ट होतात। आता प्लेजिंग का ओके. खरं ब्रोकर कडे का नाही ठेवत आपण, प्लेज का करतो? कारण आता हम्म. नवीन रूल प्रमाणे नए रूल के हिसाब से ब्रोकर को किसी भी तरह का लोन फैसिलिटी उनके क्लाइंट को देने के लिए मना है। अगर ब्रोकर को क्लाइंट को किसी भी तरह का मार्जिन या लोन फैसिलिटी देना है तो ब्रोकर को एक नए कंपनी के साथ अपना टाइप करना पड़ेगा जो आरबीआई ने उसको अलाउड किया है कि शेयर्स के अगेंस्ट आप मार्जिन या लोन दे सकते हो। उसके साथ आपको उनको टाइप करना पड़ेगा और टाइप करने के बाद जो मार्जिन या लोन का फैसिलिटी मिलता है वो ब्रोकर की तरफ से नहीं मिलता है, तो वो उस कंपनी की तरफ से मिलता है जो कंपनी ब्रोकर को क्लाइंट को मार्जिन देने के लिए देती है। मतलब वो इनडायरेक्ट किसी और कंपनी से हमें वो मार्जिन मिलता है, डायरेक्ट ब्रोकर की तरफ से मार्जिन नहीं मिलता है। इस वजह से अगर हमने प्लेज किया होगा वो शेयर तो जो पैसा होगा प्लेजिंग का वो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा जब आपका क्रेडिट आ जाएगा सेलिंग ऑफ शेयर से। ठीक है, समजलं सर. ओके। अब अभी दो कंडीशन हो सकते हैं, मैं ये सेशन कंप्लीट करने के इसमें हूँ प्रोसीजर में, 10 मिनट और लूंगा आपके। तो अभी दो कंडीशन हो सकते हैं, भले आपको मार्जिन चाहिए तो एक कंडीशन वो हो गया, या आपको नहीं चाहिए मार्जिन, आप बोलोगे कि नहीं बॉस मैं रिलायंस मंडे को बेचूंगा और जो टीसीएस लेना है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 2-3 दिन रुकूंगा और बुधवार को लूंगा। तो इस कंडीशन में जो सेकंड वाला कंडीशन मैंने आपको बताया कि आपको किसी भी हालत में मार्जिन नहीं चाहिए, आप 2 दिन वेट करने के लिए तैयार हो, उस कंडीशन में आप अगर प्लेस नहीं करोगे कोई भी शेयर तो भी चलेगा। आप प्रवीण हाँ प्रवीण एक पॉइंट बोलना था, मैं आई ओके देखो ये चीज सेबी ने क्यों किया, हाँ मान लो एंजल ब्रोकिंग हो चाहे एचडीएफसी हो, ठीक है उसके पास 100 क्लाइंट, ठीक है 90 क्लाइंट ऐसा है जिसके अकाउंट में 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा रहते हैं, ठीक है तो 90 lakhs हुआ, दिस मनी का ओनरशिप इज विद दोस क्लाइंट्स ओनली। ठीक है
ये ब्रोकर क्या करते थे, जो बाकी 5 क्लाइंट है जिनको मार्जिन चाहिए, ये लोग एज अ सम टोटल ये वाला मार्जिन दिखा के बिजनेस कर लेता था. बरोबर. इन केस डिफॉल्ट हो गया उन लोग का, एंड दोस पीपल आर अनेबल टू पे, बरोबर. जैसे बहुत लोग का हो चुका है वाला चीज. बरोबर. IIFL का ही हुआ था, बरोबर. ISFC का ही हुआ था. हम्म. अब क्या है, मान लो उन्होंने 5 लाख रुपया वो 5 क्लाइंट को दे दिया, 25 लाख रुपया गया. बरोबर. ये 90 क्लाइंट का 90 लाख रुपीस इसने प्लेज कर दिया उधर. करेक्ट. जब ये लोग बोला मेरा 90 लाख वापस करो, तो ब्रोकर के पास पैसा नहीं था. नहीं था. बरोबर. तो अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बोला कि नो, यू कैन नॉट डू दिस. इफ यू वांट टू डू दिस, आप किसी और से टाई अप करो, सो दैट इज सेपरेट फंड जो ऑनलाइन डिडक्ट होगा और जो शो करेगा. सो दिस मनी रिमेन्स इंटैक्ट फॉर द क्लाइंट्स ओनली. करेक्ट. 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 दे वांट टू क्रिएट अ वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम जिससे कभी कोई ब्रोकर फटे नहीं, करेक्ट. करेक्ट. बैंकरप्ट नहीं हो, जिससे क्लाइंट लोग का विश्वास नहीं हिले. बरोबर. इनिशियली थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट ग्रेजुअली पीपल विल सेटल डाउन. एंड सेकेंड रीजन ये है कि सेबी वांट्स टू स्टॉप. बहुत सारा यंग पीपल लोग आ गया है जो लोग 10x 20x 50x मार्जिन में एग्जैक्टली. दैट इज द मेन बिग रीजन सिस्टम खराब. हाँ. So that is the purpose I wanted to say. Thanks. Continue, Praveen. यस. दैट इज द जो अभी राकेश सर ने बोला, आई वाज मैं उसको लास्ट में शेयर करने वाला था कि अपफ्रंट 100% मार्जिन क्यों सेबी ने किया है, क्योंकि जो लेवरेजिंग मतलब क्या, कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैं 10 लाख रुपए का शेयर लेता हूँ, या 1 लाख रुपए है तो मैं 8 लाख का लेता हूँ, या तो 5 लाख का लेता हूँ. वो जो लेवरेजिंग या एक्स्ट्रा बाइंग का जो काम हो रहा था ना अभी तक मार्केट में, उसमें आर्टिफिशियल कुछ चीजें, आर्टिफिशियल इन द सेंस कि मेरा एक्चुअली फंड है 1 लाख रुपए का, लेकिन मैं स्टॉक बाय कर रहा हूँ 10 लाख रुपए का. तो डेफिनेटली 10 लाख रुपए की जब मैं शेयर बाय कर रहा हूँ तो डेफिनेटली प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा. या 1 लाख रुपए होने की कंडीशन में मैं 10 लाख रुपए की वैल्यू के शेयर्स बेच रहा हूँ, तो प्राइस के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव. तो वो एक्चुअली मेरा पैसा है 1 लाख का. हाँ. एक और चीज है, तुम कोई एग्जांपल में एक स्क्रीनशॉट दिखाना. ओके. 10 days का डिलीवरी, शेयर्स डिलीवरी फॉर ए पर्टिकुलर शेयर. ठीक है. एक हैंड में दिखाना HDFC, एक हैंड में दिखाना आइबुल हाउसिंग. ठीक है. बोथ आर इन सेम सेक्टर NBFC. ठीक है. इससे क्या अंतर होगा बाद में कभी भी दिखाना, भेज देना ठीक है. अपने वीडियो में. ठीक है. क्या होता था, स्पेक्युलेटिव शेयर लाइक यस बैंक, स्पेक्युलेटिव शेयर्स लाइक आइबुल हाउसिंग, ठीक है. उसमें डिलीवरी पोर्शन ओनली 5% 10%. इसका मतलब 90% मनी इज चेंजिंग. राइट. तो इससे कोई डिलीवरी बाइंग किधर जाए. करेक्ट. हाँ, बट अगर आप HDFC का लोगे तो डिलीवरी प्रोपोर्शन आपको हाई मिलेगा, मिनिमम 40-50%. बरोबर. इसका मतलब आर्टिफिशियल ट्रेड हो रहा है सिस्टम में. ओके. एंड नोबडी नोस. ओके. ओके. प्रिवेंट दिस स्पेक्युलेशन एंड रिड्यूस द वोलेटिलिटी. देखना जैसे ही लागू हो जाएगा ना, कुछ दिन बाद ये सर्किट वाला जो रूल है वो भी चेंज हो जाएगा. सर्किट का रूल बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा. करेक्ट है. करेक्ट है. 20% हुआ, फिर 5% कर दिया. ये जो एडवांस सर्वेलेंस मेजर में कोई स्टॉक नहीं जाएगा, सब होने लगेगा धीरे धीरे. बराबर. 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 कंटिन्यू. ओके. तो इसका एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर हमें आगे जाकर फायदा ही होने वाला है, क्योंकि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी अननेसेसरी हो रही थी 90% फेक इन द सेंस आर्टिफिशियल मनी के साथ, वो कम हो जाएगी. उससे हमारा इन्वेस्टर मतलब हाँ. येस सर, म्हणजे जे मार्केटला बूम करतात त्यांच्याबद्दल बोलले ना राकेश सर आता. एक्झॅक्टली. आणि ते बूम करणारे असं नाहीये की ते मोठेच असतील, ते आपल्यापासूनच फक्त जे लोक लेव्हरेज घेतात ते आर्टिफिशियल बूम करतात असं आपण म्हणू शकतो. कारण मी एक माणूस, सामान्य माणूस आहे, 1 लाख रुपए आहेत, पण मी ब्रोकरला बोलतो अरे वो ब्रोकर तो मुझे 20 टाइम मिलता है, ये 10 टाइम देता है. तर लोकांना ते मार्जिन किंवा एक्सपोजरची खूप सवय लागलेली होती, ज्याच्याने त्यांना पण रिस्क मोठी होत होती. कारण एकाच दिवशी 10% जर स्टॉक पडला तर पूर्णच्या पूर्ण त्यांची अमाऊंट जाऊ शकत होती. तर दोन्ही पॉइंट ऑफ व्ह्यू मध्ये
की आर्टिफिशियल प्राइस इन्क्रीज आणि डिक्रीज करण्यामध्ये पण आणि प्लस छोट्या इन्व्हेस्टरचा ओके. जो मार्जिन घेऊन ट्रेडिंग करत होता आणि स्वतःला रिस्क मध्ये टाकत होता, त्या दोघांनी पॉइंटच्या येस, येस. पॉइंट ऑफ व्यू सेबीने हा नियम नवीन काढला है. रूल काढ. यस. ओके, तो अभी ओके. मैं लास्ट 2 पॉइंट के ऊपर वापस एक बार आता हूँ और फिर हम थोड़ा-सा क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे और फिर सेशन क्लोज कर देंगे. वो 2 पॉइंट ये थे कि एक आपको मार्जिन चाहिए तो कंपल्सरी यू नीड टू प्लेज योर शेयर. अगर आपको मार्जिन नहीं चाहिए, उस कंडीशन में ये ऑप्शन है आपको कि आप बिना प्लेज किए शेयर्स को आप रख सकते हो. सिर्फ उसमें क्या होगा कि आपका जब तक एक्सचेंज की तरफ से पैसा नहीं आएगा तब तक आप नया स्टॉक बाय नहीं कर सकते. प्रवीण एक चीज और ऐड करेगा, ठीक है. क्योंकि मैं कॉलेज में भी पढ़ाता हूँ डेरिवेटिव्स, वेरी गुड. ओके. तो मेरे को पता चला हम स्टूडेंट्स हाँ. ये जितना भी गोला छाप ब्रोकर है ना, ओके. स्पेशली इंदौर में, उज्जैन में, अहमदाबाद में, जितना झोला छाप ब्रोकर है जो लोग चीटिंग करता है, ठीक है. ये लोग क्या करता है, दूसरा क्लाइंट का मनी को ये लोग लोन में दे रहा था ओके. कि आई विल गिव यू 10x एक्स्ट्रा, हमको 1% दे दो पर डे. ओके. और लोग उससे, मैंने जैसे जिनको बोला लॉरस लैब ले लो, ठीक देखो हम लोग जो भी देता पोजिशनल देता, इट कैन गो डाउन इन द शॉर्ट टर्म ऑल्सो, बरोबर. बट थोड़ा अगर पेशेंस रखेगा तो 5-10% जो देने का दे के जाएगा, टारगेट अचीव करता है. करेक्ट, करेक्ट. दैट इज सेम आवर डे स्पेशलिटी. 10 रुपया नीचे आ गया, वो 500 शेयर ले लिया था 600 रुपया में, ये ओ. 560 में, ओके. 2.5 लाख रुपया, उसका अकाउंट में मार्जिन है 2000 रुपया, ओके. तो पर डे 2.5 लाख रुपया का उसको 2% ब्याज 5000 रुपया हो गया. बरोबर. ये चीज रोकने के लिए झोला छाप जो जितना भी चीटिंग ब्रोकर्स है, बरोबर. जो आर अनरजिस्टर्ड विद सेबी, ये सब Okay. रोकने के लिए भी ये वाला काम हो रहा है. ओके. 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 तो ये सारी चीजें जो भी नए नियम आते हैं, नए नए रूल आते हैं, वो किसी ना किसी स्ट्रॉन्ग रीजन की वजह से ही सेबी अप्लाई करती है. तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग फॉर मार्केट ऑल्सो, फॉर इन्वेस्टर ऑल्सो. एंड अपना जो आगे जो भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, जिसमें हमारे जैसे जो जितने भी छोटे ट्रेडर है, वो अननेसेसरी लिवरेज लेने की वजह से अपना बहुत बड़े-बड़े लॉस करते थे इंट्राडे या शॉर्ट टर्म में, तो वो थोड़ा-सा कम हो जाएगा, वो रुकेगा नहीं क्योंकि जिसको जैसा जो करना है वो किसी भी ना किसी तरीके से वो करता ही है। बट थोड़ा-सा उसको पहले के मुकाबले कम हो जाएगा, ब्रोकर भी अपना 10 टाइम, 15 टाइम, 20 टाइम वगैरह वाला चीज़ ज़्यादा ये नहीं कर सकता है सेबी के रूल के अंडर। कैश में अगर आपको 10 टाइम चाहिए भी, तो विदिन अ डे आपको किसी भी हालत में उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो पेनल्टी में चला जाएगा और पेनल्टी अगर डेली का डेली लगते रहा तो वो कॉस्ट ऑफ आपको कैरी बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है? ओके, अब मैंने जो एक कंडीशन बताया था कि आपको मार्जिन चाहिए तो यू नीड टू प्लेज, हाउ टू प्लेज दैट वीडियो आई विल शेयर विथ यू. एंजल की तरफ से भी है और मैं मेरी तरफ से भी बना के आपको सेंड कर दूंगा. एंजल की तरफ से वो अभी घंटे 2 घंटे में आपको शेयर कर दूंगा, बट मेरी तरफ से वो रहेगा, वो मैं आपको इवनिंग में शेयर करने की कोशिश करूंगा. अब जिनको मार्जिन नहीं चाहिए, जो मंडे को सेल करने के बाद थर्सडे तक या वेडनेसडे तक रुकने के लिए तैयार है, उनके लिए भी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आप जैसा प्लेज कोई शेयर कर सकते हो, उसी तरह से अनप्लेज, अनप्लेज मतलब क्या, जो मैंने गिरवी रखा है उसको छुड़ा देना, उसको बोलते हैं अनप्लेज. मतलब जो मैंने प्लेज किया है किसी के नाम के ऊपर, उसको मैं अनप्लेज भी कर सकता हूँ. तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, इवन यू डोंट वांट एनी काइंड ऑफ मार्जिन फ्रॉम द ब्रोकर, देन ऑल्सो यू सर्टेन ऑफ परसेंटेज ऑफ योर शेयर यू प्लेज इट विद द ब्रोकर. उससे फायदा ये होगा कि अगर, क्योंकि किसी के हाथ में मार्केट नहीं है, ना अप मार्केट आपके हाथ में है, ना डाउन मार्केट आपके हाथ में है. तो जब कंडीशनल बेसिस के ऊपर जब भी कभी ऐसा होगा कि आपको इमीडिएट डिसीजन लेकर इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन लेनी होगी ना, तो आपका काम वहां पे अड़ेगा नहीं. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, अभी क्या है ना कि अभी हाँ, इसी बहाने मुझे एक सबको मैसेज देने के लिए मौका मिल रहा है, वो ये कि बहुत सारे ब्रोकर और इवन एंजल ब्रोकिंग ऑल्सो वर्किंग विथ ओनली 10 और 15% या 20% कैपेसिटी. मतलब उनका जो मैन पावर है
उस मैन पावर्स में से बहुत कम परसेंटेज ऑफ मैन पावर वो उनका फंक्शनिंग में है। तो बिकॉज ऑफ दिस नॉट ओनली इन एंजल ब्रोकिंग बट ऑल्सो बहुत सारे ब्रोकिंग फर्म में टेक्निकल या अदर एरर या अदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिसको सॉल्व करने की हम और एंजल ब्रोकिंग बहुत ज्यादा से ज्यादा जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बट देन ऑल्सो थोड़ा सा तकलीफ रह सकता है बिकॉज टोटल कैपेसिटी में काम नहीं हो रहा है। ओके, तो अगर मान लो अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि जिसमें मुझे इमीडिएट एक्शन लेना है, वहां पे मैं अगर प्लेजिंग ऑफ शेयर्स करने जाऊंगा और किसी नेटवर्क की वजह से या किसी और एरर की वजह से मुझे ओटीपी नहीं आया या वहां पे वो चीज नहीं हुई, तो आपका जो मेन काम है जहाँ पे आपको इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है, बाय और सेल करने की जरूरत है, वो प्लेजिंग ना होने की वजह से रुक जाएगा और आपका वो अपॉर्चुनिटी है वो मिस हो जाएगा। फिर वहां पे क्या होता है, ब्लेम गेम होता है कि नहीं आप आपके बंदे ने उठाया नहीं फोन, आपने इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं किया या आपने ये नहीं किया वो नहीं किया। तो वो उस तरह के प्रॉब्लम्स को टालने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपका कम से कम 30% 40% शेयर्स को आप प्लेस करो, इवन यू डोंट वांट प्लेजिंग ये मार्जिन फैसिलिटी फ्रॉम ब्रोकर। मार्जिन फैसिलिटी का इम्पैक्ट आपको तभी होगा जब आप उसको यूज करोगे। अगर आपने प्लेज कर दिया और आप यूज नहीं कर रहे हो, उस केस में आपको किसी भी तरह का तकलीफ नहीं होने वाला है। अब प्लेज करने के बाद इवन मुझे मार्जिन फैसिलिटी चाहिए तो भी और नहीं चाहिए तो भी, जब मैं प्लेज करता हूँ तो उसके ऊपर मेरा रिस्क क्या रहेगा, मुझे खतरा क्या रहेगा। तो खतरा आपका कुछ भी नहीं रहेगा, वो जीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि आप जो ट्रेड कर रहे हो, आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो विद अ वेरी बिग ब्रोकर, एंजल ब्रोकिंग वन, वेरी ओल्डेस्ट ब्रोकर जो एंजल ब्रोकिंग है, जो सेबी के या जो भी अथॉरिटी है उनके सारे के सारे नियम पूरी तरह से उस गाइडलाइन को फॉलो करता है। तो दिस इज अ वेरी बिग एडवांटेज ऑफ ऑल वी। एंड उस केस में आपका जो शेयर है जो आपने प्लेज किया एंजल ब्रोकिंग के नाम के ऊपर, वो पूरी तरह से सेफ है। और जो प्लेजिंग होता है वो सीडीएसएल के थ्रू होता है, नॉट एंजल ब्रोकिंग के पास होता है। तो एंजल ब्रोकिंग का नाम वहां पे जुड़ जाता है, बट सीडीएसएल उसको लास्ट में उसको कंफर्म करता है। तो आपका जो शेयर है वो इवन एंजल ब्रोकिंग ने भी चाहा अगर आगे जाकर उसको कुछ लोन लेना है या कुछ गफला करना है या प्रॉब्लम करना है, क्योंकि किसी का हम कुछ पहले से नहीं बता सकते कि ये ऐसा होने वाला है, तो अगर उसने भी चाहा ना तो भी वो सीडीएसएल के पास से जो शेयर जो प्लेज मार्जिन रीजन के अगेंस्ट किया हुआ है उसका उपयोग किसी और चीज में नहीं कर सकता। अगर उसको करना भी होगा तो उसको उन्हें प्रूफ देना पड़ेगा मार्जिन ऑफ शेयर शॉर्टफॉल होने का। और अगर वो प्रूफ प्रोसीड करता है, वहां पे दे देता है, फिर वो उसको आगे प्रोसीड कर सकता है, जो शेयर सेल करना है या कुछ भी करना है वो कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट शेयर प्लेजिंग। एंड शेयर प्लेजिंग का हमें ये फैसिलिटी मोबाइल ऐप के ऊपर और जो वेब बेस्ड सिस्टम है उसके ऊपर अवेलेबल है, टर्मिनल के ऊपर अवेलेबल नहीं है। और इसमें आपको जो आपका मोबाइल नंबर है वो अपडेटेड होना चाहिए, तभी आपका वो शेयर प्लेजिंग का प्रॉपर प्रोसेस हो पाएगा। अगर आपका अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे जो मोबाइल नंबर आपने दिया था वो अभी एक्टिव नहीं है या कोई और यूज कर रहा है, तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना मोबाइल या ईमेल आईडी या जो भी डिटेल्स है वो जल्द से जल्द अपडेट कराइए, ताकि आपको किसी भी फैसिलिटी को यूज करते वक्त किसी भी तरह का डिले या प्रॉब्लम ना हो। तो नाउ आई एम इन्वाइटिंग सम क्वेश्चन फ्रॉम यू एंड देन वी विल कंप्लीट दिस सेशन। हॅलो यस। हॅलो हाँ हा सर, हाँ आपण शेअर प्लेस केले तर जसं मार्जिन मध्ये कसं होतं, आता तुम्ही बोललात की 18% काहीतरी त्याला व्याज लागायचं, म्हणजे जे काय पर्सेंटेज असेल तसं. बरोबर। तर प्लेज मध्ये आपल्याला मिनिमम किंवा मॅक्झिमम असं किती काय चार्जेस लागतात का, कसे काय? एंजल ब्रोकिंग मध्ये 18% आहे, नो मिनिमम प्लेजिंग नो साठी ना? मॅक्सिमम 18%। जी काय मार्जिन फॅसिलिटी प्रोव्हाइड हा, केली जाईल त्याला 18% व्याज लागेल। अच्छा अच्छा अच्छा. फॉर मंथली वीकली का कसं असतं ते? ईयरली ईयरली 18%। हाँ अच्छा, हाँ इंटरेस्ट। ओके. आणि मग ते समजा मी आज जरी प्लेज घेतलं आणि उद्या कधी समजा मी त्याला हे केलं, एक त्यांची दिवसाचं फुलफिल लागणार केली ती. 0.0%, 0.5% सॉरी, हा 0.05% पर डे। हा, ओके ओके, ठीक आहे सर, थँक्यू. एनी अदर क्वेश्चन?
हॅलो. हा येस. अनिकेत, हे जे आपण लेट्स से मी माझ्या अकाउंट मध्ये लेट्स से 20,000 आहे, ठीक आहे, हा आणि मी जे लेट्स से सगळे शेअर्स मी प्लेज करून ठेवले ओके आणि मी त्याच्या अगेन्स्ट एक मार्जिन फिक्स केली, ठीक आहे. दुसरं कुठलं तरी मी शेअर घेऊन ठेवले हा आणि जे मी प्लेज केले शेअर ते हा त्याच्यातून मी आता काढू नाही शकत, म्हणजे लाईक सेल ऑफ नाही करू शकत का? हाँ आणि सी त्याचा हाँ इम्पॅक्ट खूप माझ्या छान मार्जिनवर क्वेश्चन अनिकेत ने विचारला कि अगर आपने कोई शेयर प्लेज किया हुआ है और आपको अगर उसको बेचने का है और इवन आप मार्जिन यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दोनों कंडीशन में आप उस शेयर को चाहे जब भी इजीली बेच सकते हो. ठीक आहे. ह्याच्या हॅलो. रिलेटेड हा प्लीज. आणि सर हा आपण प्लेस केला शेअर कुठे हा दुसऱ्या इन्स्टिट्यूट मध्ये, तर त्याच्यासोबत आपल्याला एंजलचा पण चार्ज आणि त्या आपण ज्या इन्स्टिट्यूट मध्ये करतो ते दोघांचा चार्ज ऍप्लिकेबल होणार का? नो 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 फक्त जिथे एंजल. तुम्ही खूप हा छान प्रश्न की मी समजा एंजल मध्ये माझं डीमॅट अकाउंट आहे आणि मी प्लेज केले HDFC मध्ये, तर एंजलचा हा त्याच्याबरोबर काही देणं घेणं नाही. HDFC मध्ये जे काही मी प्लेस केले शेअर्स आणि त्याच्या अगेन्स्ट काहीतरी लोन बिन घेतलंय, तिकडे जे चार्ज लागेल इंटरेस्ट चार्ज, तोच मला पे करायचा आहे. सर. थँक्यू सर. हा अजून काही क्वेश्चन? सर्वांना हा येस प्लीज. आपण ज्या आता हे डिक्टेट केलं आता हा त्याची आम्हाला हे मिळेल ना, रेकॉर्डिंग एक कॉपी येस मिळेल ना? येस येस मी रेकॉर्डिंग चालू ठेवली आणि हा पूर्ण सेशन रेकॉर्ड होतोय, त्याची रेकॉर्डिंग तुम्हाला अच्छा. मिळेल. म्हणजे ऍक्च्युली रेकॉर्डिंग मिळायला मात्र वेळ लागेल, कारण ती जी प्रोसेस असते ती खूप मोठी चालेल असते, चालेल. ते फॉर्मॅट चेंज करण्याची. ओके. तर ती झाली की मी तुम्हाला अच्छा शेअर अच्छा. करेन, युट्यूब लिंक मी तुम्हाला शेअर करेन त्या रेकॉर्डिंगचे. ओके सर. ओके ओके. थँक्यू सर. एनिथिंग एल्स? काही क्वेश्चन? अच्छा, एक क्वेश्चन कदाचित तुमच्या सगळ्यांच्या मनात एक पर्टिक्युलर गोष्ट असेल की आपले जे ऑनलाईन लेक्चर्स व्हायचे एप्रिल आणि मे महिन्यात खूप झालेले, तसे आता रेग्युलर ऑनलाईन लेक्चर्स कधीपासून सुरू होतील? तर तुम्हाला सगळ्यांना मला ही इन्फॉर्मेशन द्यायची आहे की आपले फाउंडेशन कोर्सचे ऑनलाईन लेक्चर कंटिन्युअसली चालू आहे, पण ऍडव्हान्स आणि एक्सपर्ट या दोन्ही कोर्सचे जे ऑनलाईन लेक्चर्स आहेत ते आपण सॅटर्डे संडे आणि मंडेला अरेंज करायचा प्रयत्न करतो आहोत. तर होपफुली 29 पासून आपले ऑनलाईन आणि ऑफलाईन तर गव्हर्नमेंटकडनं परमिशन मिळेल तेव्हा चालू होईल, पण आपण ऑनलाईन 29 ऑगस्ट पासून परत ऍडव्हान्स आणि एक्सपर्टच्या स्टुडंटसाठी चालू करतो आहोत रेग्युलर बेसिसवरती. ठीक है. तर थैंक यू सो मच टू ऑल एंड राकेश सर, स्पेशल थैंक यू टू यू. आपने पार्टिसिपेट करके कुछ चीजें हमारे स्टूडेंट को ऐड की, हमारे मतलब अपने स्टूडेंट को ऐड की. तो थैंक यू सो मच ऑल स्टूडेंट एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू. थँक्यू सर. थँक्यू सर. थँक्यू. थैंक यू. Thank you, sir. थैंक यू. थँक्यू सर.